हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया और आम लोगों की समस्या सुनी। गृह मंत्री से जब मीडिया ने बढ़ते महिला अपराध को लेकर सवाल किया तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए बताया कि सभी जिलों के एसपी को आदेश दे दिए गए हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर बरसते हुए अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी का देश को बेहतर बनाने में अहम योगदान है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। राहुल और ममता को इकोनॉमी की कोई जानकारी नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में बहुत अच्छा और सार्थक संदेश दे रही है। नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा किया है। एक साल जो कोरोना का रहा, जिसमें सारा विश्व अर्थव्यवस्था में लड़खड़ा गया, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा रखा है। मामले आए हैं, मैंने समय आदेश जारी किए हैं। काफ़ी मामले आए हैं पारिवारिक डिस्प्यूट्स के, आज काफ़ी मामले आए हैं और सभी एसपीएस को मैंने सीमित समय के अंदर कार्रवाई करने के आदेश दिए। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह और पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर में बस स्टैंड की घोषणा को लेकर वाक्य युद्ध जारी है। दोनों नेताओं में बस स्टैंड की घोषणा का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में दोनों नेता मर्यादा की भाषा ही भूल गए और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। दे रहा जो आदमी कह रहा, जब मेरा लेवल ही नहीं, यदि मैं जो है ना एमपी की बात करने लग जाऊं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं हूं तो एमएलए, और मैं बात करूं जो है ना पार्लियामेंट की कि वहाँ रेल बनेगी, उसका स्टेशन खोलेंगे, मेरी हैसियत ना, तो वो मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। बाकी बात ये है कि आपने जो प्रश्न जो है नहीं पूछा, ही भाई भी पूछ रहे थे कि उसका लेवल ही नहीं है मेरे लेवल की, मैं उसके के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एक कहावत है कि पागल किसी को काट ले हड़, उसका इलाज हो सकता है, परंतु जिसने कुर्सी काट ले उसका कोई इलाज नहीं। पढ़ा लिखा आदमी, उसकी सोच बड़ी अच्छी है। मैं तो उसको ये कहूंगा कि वो एक सम्मानित व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनकी भाषा बड़ी अच्छी है, उनको बोलने की बड़ी नॉलेज है, उनको तो लोग सारे जानते हैं। मैं अपने मुख से गंदी आवाज नहीं निकालूंगा क्योंकि मेरे मुख को ही नुकसान होगा, लोग मुझे गंदा कहेंगे। तो इसीलिए मैं तो अच्छी, जैसे मुझे संस्कार दिए हैं परिवार ने, मैं तो उसको कहूंगा माननीय विधायक जी, लेकिन उसकी जैसी सोच है वो वैसा बोलता है। जो जिस जाति का होता है उसको वैसी दिखती है, वो जो आप बोल रहे हो वो उस प्रजाति का वो होगा, उसको वैसा दिखता हो। शनिवार को सांसद नायब सैनी कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना के टीके लगवाए। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में सांसद नायब सैनी ने कहा कि कोरोना को भगाने का सबसे कारगर तरीका है कि नियमों का पालन करना। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन के सफलतापूर्वक अभियान को लेकर पीएम मोदी और डॉक्टरों की तारीफ की। नायब सैनी से जब पूछा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करने का फैसला लिया, तो इस पर सांसद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक अच्छा निर्णय है। वहीं नायब सैनी ने फिर से कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। तो चार तस्वीरें, एक तरफ नायब सैनी का किसानों ने विरोध किया है, दूसरी तरफ पुलिस के साथ बहसबाजी हुई है किसानों की, तीसरी तरफ हिरासत में जो है वो किसान को लिया गया है, और दूसरी तरफ अगर देखें चौथी तस्वीर तो पुलिस थाने में किसान नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पार्टी ने निर्णय लिया था कि हमारे जो सांसद विधायक जो कोविशील्ड 19 जो वैक्सीन है, इसके हेल्प डेस्क हॉस्पिटल्स के अंदर लगे और लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर इस बात के लिए अवेयर करें कि वो इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट को मात देने के लिए जो भारत निर्मित ये वैक्सीन है इसको लगवाएं
और इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट से निजात पाएं। अगर ये निर्णय लिया है अच्छा है, जो अच्छे धार्मिक जिससे लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, ऐसे जो कार्य हैं उन कार्यों को बंद करना चाहिए। ओवैसी की बात को भी मानना चाहिए। वहीं फतेहाबाद के सालमखेड़ा गांव पहुंचे भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद किसानों के साथ मीटिंग की। इस दौरान आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने के साथ ही गांव स्तर पर कमेटियां बनाने की भी अपील की। इस दौरान किसान नेता ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बुरी तरह से हारने का दावा भी किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी चुनावी राज्यों में किसान बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये प्रचार जारी रहेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को भी महाफ्रॉड बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसके आड़ में करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के नाम पर भी घोटाला चल रहा है। इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई कोरोना नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक महाफ्रॉड है, ये एक अरबों खरबों का घोटाला है। जो वैक्सीन लगानी है उससे कमाने हैं, ये खरबों का घोटाला है। तो वहां 1-1 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठी हुई है, एक आदमी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो अब फिर से कोरोना जाग गया और ये कोरोना है या बीजेपी का एजेंट है, हमें समझ नहीं आ रही बात। बीजेपी कोरोना का फायदा उठा के कभी पंजाब में बंद कर देती है, कभी हरियाणा में बंद कर देती है, कभी देश में बंद कर देती है, कभी लॉकडाउन कर देती है, कभी कुछ कर देती है। बीजेपी हारेगी पश्चिमी बंगाल में, बीजेपी हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी और पूरे देश में जहां भी चुनाव होगा वहीं पे जाके इसकी मुखालफत करेंगे। सभी प्रदेशों में हारेगी, अकेले पश्चिमी बंगाल में नहीं हारेगी, जहां जहां चुनाव है सभी जगह। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन एक बार फिर हरकत में आ गया है। इसी कड़ी में सिरसा में पुलिस ने लोगों से कोरोना से बचने के लिए अपील की। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को जागरूक किया और मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे। सिरसा के बरनाला रोड पर राजकीय महिला कॉलेज और राजकीय नेशनल कॉलेज का एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिना मास्क मिले छात्र छात्राओं को मास्क पहनने के निर्देश दिए। इसके अलावा सिरसा शहर की ट्रैफिक थाना पुलिस ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए चालान किए। ट्रैफिक थाना प्रभारी बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम आज जगदेव सिंह चौक पर मौजूद रही और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरती। इस दौरान कई चालान भी किए गए। इस दौरान लोग पुलिस कर्मियों से उलझते हुए भी दिखाई दिए। ट्रैफिक पुलिस हर व्यक्ति को रोक रोक के समझा रही है कि बाजार में भीड़ के इलाके में ना जाएं। अगर जाते हैं तो अपना डिस्टेंस रख के मास्क पहन के बाजार में उचित सामान खरीदने के लिए जाएं और दूरी बनाए रखें ताकि खुद का भी बचाव है और दूसरे व्यक्ति का भी बचाव है। हमें बार बार निवेदन यही करते हैं पब्लिक से कि हम मास्क पहन के बाजार में आए, अन्यथा हम सख्ती से उनके खिलाफ पेश आ रहे हैं। देखिए, जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, तो उसी को लेकर प्रशासन ने टीम गठित की है। और जैसे आज मैंने नेशनल कॉलेज के अंदर भी और गर्ल्स कॉलेज के अंदर भी इंस्पेक्शन किया है और बच्चों को और लोगों को यही अवेयर कराया गया है कि भी जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है उससे बचाव के लिए मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है और समय समय पर आप साबुन से हाथ धोएं। इनके बारे में बच्चों को और लोगों को अवेयर कराया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से मैसिव स्तर के ऊपर चालान भी किए जाएंगे और जनता से पहले तो आग्रह किया जाएगा कि उन्हें समझाया जाएगा कि घर से बाहर जब आप निकलें तो मास्क लगा कर ही निकलें, अदरवाइज हमारी जो टीमें हैं वो चालान करेंगे। चालान शुरू किए जाएंगे सर, सख्ती बढ़ती जाएगी। हाँ सर। इधर सोनीपत की अनाज मंडी में गेहूं और सरसों की फसल खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। अनाज मंडी में आवक शुरू होने से पहले
मंडी प्रशासन द्वारा खरीद के लिए सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। सोनीपत में गेहूं और सरसों की फसल पिछले साल के एमएसपी की तुलना में इस बार ज्यादा रेट में बिकेगी। अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार पर ही किसानों द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फसल की खरीद की जाएगी। सरसों फसल के लिए करीब 1800 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि गेहूं की फसल के लिए 28,835 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिले में सरसों की फसल की एमएसपी 4,650 रुपए रखी गई है। वहीं गेहूं की एमएसपी 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,975 यानी 1,975 रुपए तय की गई है। ये रबी सीजन में हमारा गेहूं को खरीद को लेके हमारी जो अनाज मंडी है वहाँ पे हम पुख्ता जो बंदोबस्त हैं उसमें कर रहे हैं। इसमें हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ को लेके हम अपनी व्यवस्था बनाते हैं। तो मंडी में पैचवर्क का काम कर लिया गया है। लाइटें जो हैं उसको प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से सुचारू करा दिया गया है। तो हमारे गेहूं की खरीद थी पिछली बार जो है सरकार द्वारा एमएसपी 1925 रुपये निर्धारित किया गया था, जो कि अब की बार 1975 रुपये है। इस पर सरकार द्वारा खरीद की जाएगी। इसका एमएसपी सरकार द्वारा 4650 रुपये निर्धारित किया गया है और लास्ट ईयर जो कि 4425 रुपये था। फतेहाबाद के डीसी ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए हर रविवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तर के पशु मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस पशु मेले में हरियाणा के अलग अलग जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के पशु व्यापारी पशुओं का व्यापार करने के लिए आते हैं। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने पशु मेले पर अगले आदेश तक रोक लगाने के बारे में बताया कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ने लगा है, जिसके चलते पशु मेले पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। डीसी ने बताया कि फतेहाबाद में आयोजित होने वाले पशु मेले में दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, जो कि संक्रमण फैलाने की दृष्टि से चिंताजनक है। जिले में हर रविवार को पशु मेला लगता है और पशु मेला में यदि हम पिछले रविवार की डाटा की बात करें तो 1100 से ज्यादा पशुओं के बिकने की सूचना मुझे मिली है। तो इस प्रकार मेले में लगभग 2500 के करीब पशु आ जाते हैं और इसी अनुसार यदि एक पशु पर 2 आदमियों की भी हम बात करें तो लगभग 4 से 5,000 के करीब लोग यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में क्योंकि भीड़ बहुत होती है और कोरोना के जिस तरह से कोरोना का विस्फोट फिर से एक नए दौर में ये शुरू हुआ है, इससे निपटने के लिए जरूरी है कि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो। इसके अलावा यहाँ पर पशु दूसरे प्रदेशों से बहुत आते हैं और जो दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो इसके मद्देनजर हमने ये आगामी आदेशों तक यहाँ के पशु मेले को बंद कर दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 49 नए केस सामने आए हैं फरीदाबाद में। 26 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। यहां पर जिले में 46,990 हुए कुल मरीज। राजा पटेल हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। राजा, जिस तरह से पहले आंकड़ों में कमी देखी जा रही थी, लेकिन एकाएक फरीदाबाद में भी उछाल आने लगा है, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए खाली जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लगातार फरीदाबाद में भी जो पिछले 3 दिन से कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 49 मामले कहीं ना कहीं सामने आए हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं और फरीदाबाद के तमाम अधिकारी हैं मंडे को साझा मीटिंग करेंगे और कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए कोरोना के जो मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं उनको करेंगे। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्री में राशन डिपो से सप्लाई किए जाने वाले आटे की गुणवत्ता को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इस मामले में डिपो होल्डर और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंची पार्षद शशिकांता ने भी आटे को जांचने के बाद अधिकारियों को इस बाबत अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि आटे की क्वालिटी इतनी खराब है कि उस आटे की रोटियां खाने के लायक नहीं होती।
कुछ लोगों ने आटे से दुर्गंध आने की भी शिकायत की। लोगों का कहना है कि ये काम राशन डिपो होल्डर और अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। बहुत गंदा है आपका। मैं डिपो होल्डर के पास भी गया था, चंद्रमोहन के पास। सुबह रोटी खाने लगा तो रोटी खाते मुंह में एकदम बिल्कुल कड़वापन आ गया, आटे में स्मेल आ रही, दुर्गंध आ रही। तो चंद्रमोहन पे गया, मैंने कंप्लेंट की, मगर जी आटा गंदा आया, आप उसको क्या करोगे? वो बोले जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस बार राशन में आटा बटा है, वो गंदा है। पब्लिक मेरे पास आई है, वो अपने सोल्यूशन के लिए मेरे को बुला के ले आई है कि इसका कोई मसला हल करो। समस्या है जी, हम डिपो होल्डर से ये जो बीपीएल का राशन कार्ड है जी हमारा, वो हम अपना ये जो आटा जाए जो पीछे बसाया, तो इसमें घर आके जो हमने खाना बनाया है ना जी, बिल्कुल कड़वा, टेस्ट अच्छा नहीं है जी, और बिल्कुल काला है जी। और जो दवाइयाँ रखते हैं गोदामों में, वो सारी दवाई की भी स्मेल आ रही है जी, आटे से खराब है जी। कब का? इसी महीने आया। अच्छा, तो आप लोगों ने कंप्लेंट करी? आई 3-4 कंप्लेंट आई। दफ्तर से भी फोन आया, उनसे भी क्या खराब है। अच्छा, आपने सूचना दे दी उनको? हाँ जी। क्या भाई आटा ठीक नहीं है। उधर सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पड़ोसी पर ही 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बच्ची को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे पास कल रात को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिरसा से एक रुका आया और उस रुके को लेकर जो लड़की मुद्दैया के जो पीड़ित है उसके बयान लिए गए हैं और उन बयान दर्ज लेकर उस पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे भी बाद अनुसंधान जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में नियमानुसार लाई जा रही है। लड़की नाबालिग? हाँ जी, लड़की नाबालिग है। जो मुकदमा है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज। बल्लभगढ़ पुलिस ने हॉरर किलिंग मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सोहन पाल और शिव कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी लड़की का पिता और चाचा हैं, जिन पर झूठी शान के लिए बेटी को मौत के घाट उतारने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद से ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया, जहां GRP के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर के दामाद ने लगाया। मृतका के पति सागर ने अपने ससुराल वालों पर अपनी पत्नी की हत्या के आरोप लगाए। सागर ने बताया कि वो और उसकी पत्नी कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद किया करते थे। उन दोनों ने शादी करने की ठानी। सागर के परिजन तो इस शादी के लिए राजी थे, लेकिन युवती के पिता और परिवार को इस शादी से ऐतराज था। सागर ने बताया कि परिवार की नाराजगी के चलते उन्होंने 8 फरवरी को शादी कर ली थी। परिवार किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए उन्होंने कानून की शरण भी ली थी। कुछ वक्त तो उन्हें सुरक्षा मिली, लेकिन जब सुरक्षा का समय पूरा हुआ तो युवती के परिवार वाले युवती को लेने आ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो सामाजिक तौर पर उन दोनों की शादी करवाएंगे, जिसके बाद युवती परिवार के साथ चली गई। सागर ने बताया कि जब उसकी अपनी पत्नी से बात हुई तो उसने बताया कि उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही सागर की पत्नी ने परिवार से खतरे की बात कही और वही हुआ जिसका डर था। युवती को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसकी जानकारी सागर को उसकी पत्नी की सहेली के जरिए 18 मार्च को मिली, जिसमें आत्महत्या को वजह बताया गया। कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे। और उन्होंने 17 मार्च की रात को
उसकी हत्या कर दी। सागर को शक हुआ कि जिस तरह से भी घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो सागर ने पुलिस में अपने ससुर और उसके भाई पर हत्या का केस दर्ज करवा दिया। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान सोहनपाल और शिव कुमार के रूप में हुई, जिनमें से एक लड़की का पिता और दूसरा चाचा है। अभी तक 2 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, लड़की का पिता और उसके चाचा को हम लोगों ने अरेस्ट किया, जिनको आज केस अदालत किए हुए। ये इंटरकास्ट मैरिज थी, इन्होंने कोर्ट में बाद में प्रोडक्शन भी ली थी और मैरिज माध्यम भी ली थी। उसी मैरिज को लेके उनको परेशानी थी, उन्होंने लड़की को भी कई बार कहा था कि अपना फैसला चेंज कर लें, तो ये उस शादी से खुश हुई। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज इनको कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और अभी पुलिस रिमांड सीख रहे हैं। भले ही इस मामले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन इस हत्या ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या किसी की जान शान से ज्यादा बड़ी हो जाती है, और जान जब अपने बच्चे की ही हो। हरियाणा न्यूज के लिए बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। फरीदाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपी अशोक गोयल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अशोक गोयल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी मेडिकल जांच के लिए सिविल अस्पताल लेकर पहुंची थी। आपको बता दें कि नाबालिग से छेड़छाड़ और यौन शोषण का आरोपी अशोक गोयल पिछले 5 दिनों से फरार चल रहा था। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए अशोक गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे कोर्ट पे बहुत विश्वास है कि हमारी बेटी के साथ इंसाफ होगा, और मैं हरियाणा न्यूज वालों को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम अपनी बातें ना कह पाते। सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी के साथ जो भी बुरा हुआ है मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, और सारे पुलिस वाले जो भी हैं उनकी मदद से वो पकड़ा गया दरिंदा। आज मैं यही चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। अशोक गोयल अब तक अपने राजनीतिक रसूखों की वजह से पुलिस से फरार था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद में अब आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और मैं अपने हरियाणा चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ बहुत दिया।